दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल 1-2-3 वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री सिर्फ 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, आप पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं और पार्ट 2 में बहुत सारे टॉपिक आज आपके क्लियर मैं कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में। दोस्तों आप कहेंगे टॉपिक लगातार कई जगह से चल रहा है, दोस्तों क्या किया जाए। कहानी कुछ ऐसी है, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 टॉपिक जो मतलब इस तरह से मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को जोड़ने का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। वो 2 टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो उत्तरवर्ती मुगल शासक जो है और दूसरा जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं आकर मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त माना जाता है और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है और मिडावल हिस्ट्री जो है वो समाप्त माना जाता है। तो ये देखने को मिलता है, इस वजह से यहां पर कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और ये टॉपिक मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पीछे जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने केवल इन जनरल पढ़ाया था, यहां पर डिटेल से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। दोस्तों आखिरी टॉपिक जो चल रहा था हमारा, उसमें आपने पढ़ा था कि शाहजहां का जो पुत्र था कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है 1658 में और तब से लेकर के 1707 तक जो है औरंगजेब गद्दी पर बैठा रहता है। अच्छा, उसने अपने भाई दारा सिकोह को हरा करके वो गद्दी हासिल किया था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद कहानी क्या होती वो मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके 3 पुत्र रहते हैं और तीनों पुत्रों में लड़ाई हो जाता है, किसको लेकर के? राजपाट को लेकर के। हालांकि औरंगजेब के समय में तीनों पुत्रों को 3 अलग-अलग जगह का राजपाट दिया गया था, लेकिन अब मुद्दा मेन कुर्सी का आ गया था। तो यहां पर इसके 3 पुत्र हैं औरंगजेब के, याद रखेगा। पहला है क्या नाम है? मुअज्जम, सिंपल नाम है मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके जो तीनों पुत्र थे इनका जो शासन था वो कहां पर था? मुअज्जम काबुल वाले क्षेत्र को देखता था, जो आजम था वो गुजरात वाले हिस्से को देखता था और जो कामबख्श था वो दक्षिण भारत में बीजापुर वाले हिस्से को देखता था। तो तीनों का अपना अपना एक दायरा था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए एक बार लड़ाई शुरू हो गया। यहां पर मुअज्जम जो था दोस्तों, ये आजम से चाहता था कि आजम हमारे साथ मिलकर के काम करे और गद्दी को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना हो, हम लोग एक सेपरेट अपना राजपाट शिफ्ट कर लेते हैं और आराम से राजपाट करते हैं। लेकिन यहां पर आजम मानने को तैयार नहीं होता है, ठीक है। आजम ने इस बात को नहीं माना और आजम को लगता है कि अगर मैं युद्ध कर लिया तो हम एक बड़ी गद्दी हासिल कर लेंगे, दिल्ली सल्तनत हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यहां पर होता क्या दोस्तों, जब दोनों के बीच में लड़ाई होता है मुअज्जम और आजम के बीच में, तो आजम मारा जाता है, ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही इसके साथ हुआ था, ठीक है। तो ये तो मेन बात रहा। अगर मैं आपको एक बार बता दूं मोटी मोटा, अगर आपके माइंड में आए ये बात कि सर किसने किसने कब कब शासन किया है, तो उसके बारे में एक बार बातचीत कर लेते हैं, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक जो मुअज्जम है वो गद्दी पर बैठता है और उसी का नाम क्या है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह जफर मत बोलिएगा, बहादुर शाह जफर एकदम अंतिम वाला है, एकदम लास्ट में देखेंगे तो वो भी बहादुर शाह जफर है। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय बहादुर शाह जफर था। अच्छा एक चीज और बता दो दोस्तों, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को ये लगे कि सर आप ये सब सारी चीजें लिखकर बताते हो। दोस्तों लिखता इसलिए होना कि अगर मैं लिखना शुरू कर दूंगा तो याद रखना 3 महीने में कोई भी आपको बैच खत्म समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपका बैच भी कंप्लीट कराना है, आपको वर्दी भी दिलानी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वजह से यहां पर चीजें सामने लिखकर रखी गई हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे माइंड में कुछ है नहीं, मेरे माइंड में सारी चीजें हैं। आप जहां से जो इतिहास कहोगे सब आपके सामने रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह प्रथम ये मुअज्जम का ही नाम था। 1707 में गद्दी पर बैठता है, 5 साल के लिए 1712 तक गद्दी पर बैठा रहता है। फिर इसके बाद 12-13 में आ जाता है जहांदर शाह, ठीक है, और उसके बाद 1 साल के लिए मात्र। उसके बाद 1713 से लेकर 1719 तक कौन रहता है, फर्रुखसियर। दोस्तों फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था, ठीक है, याद रखेगा। इसके बाद 1719 से लेकर 1748 तक बहुत लंबा पीरियड रहा है मोहम्मद शाह रंगीला का। इसी के शासनकाल में तो नादिर शाह ने हमला किया था, तो याद रखेगा ये मोहम्मद शाह रंगीला, इसको रंगीला बादशाह बोलते थे। 1748 से लेकर के 1754, अभी 54 पहुंचा है, 1800 मत याद करेगा, 1754 में पहुंचा है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर आ जाता अहमद शाह बहादुर, ठीक है। इसके बाद 1754 से लेकर 1759 तक आलमगीर दूती। आपको याद होगा दोस्तों आलमगीर दूती ही था, ठीक है। इसी के समय में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, आलमगीर दूती। और जो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, वो उस लड़ाई में जो मुगल शासक शामिल था शाह आलम दूती। क्या नाम था, शाह आलम दूती। तो यहां देखिए दूती वालों का नंबर लगा है, आलमगीर दूती, शाह आलम दूती और अकबर दूती, एकदम लाइन से है, ठीक है। तो आलमगीर दूती के बाद कौन आता है, शाह आलम दूती। ये बक्सर की लड़ाई भी लड़ा है मीर कासिम के साथ और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर के। मीर कासिम बंगाल का नवाब रहता है जिसको गद्दी से उतार दिया गया होता है। आज मैं बंगाल की हिस्ट्री भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो एकदम आराम आराम से पढ़िए, कुल मिला जुला के याद करना है आपको ध्यान से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां फिर आलमगीर दूती, फिर शाह आलम दूती और आ जाएगा फिर लास्ट में अकबर दूती। याद है दोस्तों, अकबर दूती वो राजा था जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे रखा था। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पे सन याद रखेगा 1759 से लेकर 1806 तक, फिर 1806 से लेकर 1837 तक गद्दी पर था, ठीक है। फिर 37 के बाद दोस्तों 37 से लेकर 57 तक कौन आ जाता है, आपका बहादुर शाह दूती, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। अंतिम में जो है इसी के समय में विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद इसको गद्दी से हटा दिया गया। तो यहां तक का इतिहास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक के बारे में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। लिख रहा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव आजम के सामने रखा। आजम भाई था उसका, तो 3 बच्चे थे मुअज्जम, औरंगजेब के 3 लड़के, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम याद होगा आपको काबुल साइड था, आजम गुजरात साइड था और कामबख्श दक्षिण भारत में बीजापुर साइड था, ठीक है। तो मुअज्जम ने क्या रखा, प्रस्ताव रखा आजम के साथ कि हम लोग क्या करते हैं, अपने राजपाट को विभाजित कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए आजम ने इसको ठुकरा दिया और युद्ध करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों 1707 में ही, ठीक है, जिस वर्ष मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, उसी वर्ष एक युद्ध हुआ जजाऊ का युद्ध। क्या नाम है, जजाऊ का युद्ध। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ, तो क्या बताएंगे, औरंगजेब की मृत्यु के ठीक बाद हुआ था, 1707 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, चाहे मुअज्जम आजम परीक्षा में दे सकता है या फिर बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, और आजम के बीच में दे सकता है, परीक्षा में दोनों नाम दे सकता है। क्योंकि अच्छा ज्यादातर कहानी यही कि मुअज्जम ही देगा, क्यों, क्योंकि इसलिए देगा जब जजाऊ का युद्ध हो रहा था उस समय तक इसका नाम मुअज्जम ही था। बाद में इसका नाम क्या पड़ता है, बहादुर शाह प्रथम पड़ता है। जब एक गद्दी पर बैठ जाता है तब इसने उपाधि धारण किया, ठीक है। तो वही लिख रहा है, करा उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया है, गुरु गोविंद सिंह ये सिख के 10वें गुरु थे। याद आया कुछ आपको, तो याद रखेगा गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने आशीर्वाद दिया था मुअज्जम को। मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा इसको आशीर्वाद प्राप्त था गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा।
आगे देखिए, करम मुअज्जम 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसी को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। अब देखिए, मुअज्जम के 3 नाम हैं। 3 नाम होने की वजह से परीक्षा में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, कौन कौन सा नाम है? इसी का नाम मुअज्जम भी है, इसी का नाम बहादुर शाह प्रथम भी है और इसी का नाम शाह आलम प्रथम भी है। दोस्तों, इसके बाद आप पढ़ोगे शाह आलम द्वितीय, इसका जो दोनों नाम है ये आगे रिपीट होगा। शाह आलम द्वितीय आएगा तो आपको याद होगा बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में, जिसमें 3 संयुक्त सेनाएं थी। मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। वो शाह आलम द्वितीय है, ये शाह आलम प्रथम है, तो गलत मत करिएगा। और इसका जो दूसरा नाम है बहादुर शाह प्रथम, एक और आएगा जो सबसे आखिरी शासक है। उत्तरवर्ती शासन में पहला राजा बहादुर शाह प्रथम और अंतिम राजा भी बहादुर शाह, ठीक है, लेकिन वो बहादुर शाह द्वितीय था। तो सिंपल चीजें आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, आगे दे रहा है मुगलों परांत, यानी मुगलों के बाद उत्तरवर्ती मुगल शासकों में राज्य और उसके संस्थापक। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि अवध की स्थापना किसने किया, अवध जो राज्य है उसकी स्थापना किसने किया है, तो याद रखिए उसके संस्थापक माने जाते हैं सआदत खां। क्या नाम है? सआदत खां। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पूछता है हैदराबाद की स्थापना किसने किया, तो याद रखेगा चिनकिलिच खां। क्या नाम है? चिनकिलिच। ठीक है, चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क भी इसे कहा जाता है। ज्यादातर परीक्षा में निजामुल मुल्क देता है, चिनकिलिच वर्ड नहीं देता। आपसे परीक्षा में यही वाला नाम देता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसको आसफ जहां भी कहा जाता था। इसके अलावा बंगाल का किसने किया है, तो मुर्शीद कुली खां ने किया है। इसी के नाम पे मुर्शिदाबाद बना था। ठीक है, बंगाल में मुर्शीद कुली खां। और सिखों की बात करें तो राजा रणजीत सिंह थे, उनको याद रखेगा। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 प्रांतों का नाम आप याद रखिए और उनके संस्थापक का नाम याद रखिए। अच्छा दोस्तों, आगे जो उत्तरवर्ती मुगल शासकों में जहादर शाह का नाम आता है। जहादर शाह के समय में एक स्त्री थी लाल कुंवर, उसके साथ इसका बड़ा अफेयर चलता था, तो उसको भी याद रखेगा। इस कारण वो चर्चा में बना हुआ था। देखिए, जहादर शाह के समय में याद रखेगा, इंपॉर्टेंट लाल कुंवर के प्रभाव में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर इसके बाद का शासन कहते हैं फर्रुखसियर जो था, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। क्या बोलते थे? घृणित कायर। और ये गद्दी अपने मन से नहीं प्राप्त किया था, इसको गद्दी दिलवाया गया था, सोर्स लगा के दिलाया था। वो सोर्स किसने लगाया था? याद रखिए बंधुओं ने, अली बंधुओं ने लगाया था, तो याद रखेगा। ठीक है, सॉरी, सैयद बंधुओं ने लगाया था। सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसीलिए दोस्तों उस जमाने में सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता था? किंग मेकर का नाम दिया जाता था। क्या बोलते थे? किंग मेकर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद भी इसको गद्दी पर बैठाया सैयद बंधुओं ने, और उसमें हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये वजीर थे और सेनापति थे, और इन लोगों को जो है वहां पर शामिल किया गया। ठीक है, लिख रहा है 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ और इसी युद्ध में किसने हमला किया था भारत पर? फारस का शासक था नादिर शाह, जो आया और हमला किया। मोहम्मद शाह रंगीला का समय चल रहा था और यहां से तख्ते ताउस और अपार धन लेकर के अपने देश लौट गया। ऐसा कहा जाता दोस्तों, नादिर शाह ने भारत को इतना लूटा कि उसे वापस जाने के बाद अगले 3 वर्षों तक कोई नया कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब पूरे राज्य में बिना कर के भी रहा जा सकता, इतना पैसा वो लूट करके भारत से ले गया था। कब? 1739 में पूरा खजाना ही खाली कर दिया। ठीक है, 1739 याद रखेगा। करा कि 20 मार्च 1739 को अच्छा हमला स्टार्ट हुआ, उसका फरवरी लास्ट में 20 मार्च यानी आते आते 1 महीना भी नहीं हुआ, उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। वहां पर भयंकर कत्लेआम हुआ और भयंकर लूटपाट मचा गया। ठीक है, करा कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता है नादिर शाह को। ठीक है, जिस तरह से भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया था। उसी तरह से नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है या फारस का नेपोलियन कहा जाता है। लिख रहा नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और तख्ते ताउस जिसको शाहजहां ने बनवाया था, जिस पर कोहिनूर हीरा जड़ा था, उसे लेकर अपने देश लौट गया। कब? आज की लड़ाई नहीं है, 1739 की बात है, और उस समय 70 करोड़ रुपया लेकर चला गया। आप समझो कितना लूटा होगा। कहा जाता है दोस्तों 3 वर्षों तक उसे कोई नया कर नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो याद रखेगा।
यहां पर वर्तनी सुधार करिएगा, गादिर नहीं, यहां पर बाई मिस्टेक हो गया, नादिर शाह होगा। ठीक है, तो कह रहे नादिर शाह 15 मई 1739 को वापस लौट गया। लौटते वक्त वो अपने साथ इतना धन ले गया कि अगले 3 वर्ष तक नादिर शाह को अपने राज्य में किसी भी तरह का कोई कर नहीं लगाना पड़ा। आप समझो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कुछ शासक हैं और उनसे संबंधित कुछ नाम है। ठीक है, उपन्यास नहीं यहां पर होगा, उपनाम होगा। ठीक है, आजकल टाइपिंग एरर बड़ा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे से मैं ध्यान रखूंगा इन सब बातों का। तो इनका उपनाम है दोस्तों। परीक्षा में क्या करता है, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला पूछ दिया, भैया बताओ रंगीला किसे कहा जाता है, किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को रंगीला कहा जाता था, तो क्या बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीला। किसको घृणित कायर कहा जाता तो क्या बताएंगे फर्रुखसियर को। इसी तरह से नाम है, तो याद रखिए बहादुर शाह प्रथम जो था उसको शाहे बेखबर बोलते थे। अच्छा, बहादुर शाह प्रथम का जितना नाम था सब नोट करिए। मुअज्जम इसी का नाम था, यहां पर नोट करिए, पहला नाम मुअज्जम। ठीक है, दूसरा नाम, सब नाम नोट कर दूंगा। बाद में इसने जब गद्दी संभाला तो अपना नाम क्या रखा, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। तीसरा नाम क्या पड़ा, साहे बेखबर, उपनाम था ना, साहे बेखबर, मतलब इसको शासन की कोई खबर नहीं रहती थी, साहे बेखबर। चौथा नाम क्या था, शाह आलम प्रथम। क्या नाम था, शाह आलम प्रथम। तो याद रखिए व्यक्ति एक है और नाम 4 है। अब बताओ अगर कंफ्यूजन ना हो तो क्यों ना हो कंफ्यूजन, सही कह रहा हूं कि गलत, इसीलिए तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन एक अध्यापक का कार्य क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन से दूर निकाल करके वो रास्ता दिखाए। समझ में आ रहा है ना। देखिए जब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं ना तो यही फायदा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके चीजों को बताते हैं और जितने डिटेल में जाके बता रहे हैं ना, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। एक बच्चे ने पेड क्लास लिया था, मुझसे फोन करके पूछा कि सर क्या गारंटी लेते हो कि आप जो पढ़ा रहे हो उसमें से सारा क्वेश्चन आ ही जाएगा। हमने कहा यार बड़ा धर्म संकट में मैं पढ़ा कि अभी इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए। भाई गारंटी मांग रहा है सामने वाला, क्या गारंटी है कि, ठीक है, मतलब वो गारंटी मांग रहा है। भाई बदले में मैं भी तो गारंटी मांग सकता हूं कि मैं आपको पूरी ईमानदारी और पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं। क्या गारंटी है कि आप पढ़ रहे होंगे, मैं तो देख नहीं रहा हूं। क्या गारंटी है कि आप कितना मन लगा के पढ़ रहे होंगे, गारंटी है। ठीक है, तो कैसे किसी से गारंटी लिया जा सकता है। हाँ ये है कि हम बकायदा ट्रेंड एनालिसिस किए हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस का पेपर उठा के देखो, वहां पर हिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चन को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई जो चीजें दी जा रही हैं वो बढ़िया दी जा रही है कि नहीं। और एक निवेदन दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके, जो कमी हो उसको आप कमेंट में जरूर बताया करिए, या आपको वेबसाइट पे नंबर मिल जाएगा, वहां पे कॉल जरूर किया करिए और अपनी समस्या जरूर बताइए कि हाँ मुझे इस विषय में यहाँ पे कमी महसूस हो रही है, मुझे जो है सुधार चाहिए। क्योंकि यार हम हमेशा चाहते हैं कि आपको अच्छी चीजें मिले, और अगर अच्छी चीजें मिल रही हैं तो भी आप कमेंट करो कि यहां पर सब कुछ बढ़िया दिया गया, सब बढ़िया, तो भी बताओ, जो ऐसा है वैसा बताओ, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से याद रखेगा इसको। एक था जहादर शाह, इसको लंपट मूर्ख बोलते थे। ये वही जहादर शाह है जिसको जो लाल कुंवर नाम की कन्या के प्रभाव में था, महिला के प्रभाव में था। ठीक है, उसी को लेकर के दिवा स्वप्न देखा करता था। दिवा स्वप्न मतलब दिन में सपना देखना। ठीक है, तो जहादर शाह, इसको लंपट मूर्ख कहते थे। फर्रुखसियर को याद रखेगा दोस्तों, इसको घृणित कायर कहा जाता था और इसी ने सबसे पहले अंग्रेजों को क्या दिया था, फरमान जारी किया था, सुनहरा फरमान। परीक्षा में आता है किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था। क्या होता था, वो सुनहरा फरमान दिखा करके अंग्रेज कहीं भी आते जाते थे, व्यापार करते थे, मतलब वीवीआईपी पास बना दिया था। किसने, घृणित कायर ने। इसी तरह मोहम्मद शाह को रंगीला शासक कहा जाता था क्योंकि दिन रात वही शराब और शराब में मस्त रहता था, तो याद रखिए इसको रंगीला कहा जाता था। तो परीक्षा में ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। समझ में आ रहा है ना, आएगा समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली भारत की तरफ रुख करता है और वो भारत पे चढ़ाई करता है। लेकिन इस समय अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए मराठा सेना आगे बढ़ती। कौन सी, मराठा सेना। उस समय मराठा का पताका लहरा रहे थे, पेशवा थे सदाशिवराव भाऊ। आपने मूवी भी देखा होगा, अभी आया था बहुत जल्द, पानीपत तृतीय। ठीक है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। इसके पहले 2 पानीपत और लड़े गए थे। एक लड़ाई 1526 में हुई थी जिसको बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, और वहीं से फिर मुगल वंश की शुरुआत हुआ था। एक लड़ाई हुआ था 1556 में, वो लड़ाई हुआ था विक्रमादित्य हेमू और अकबर के साथ। अकबर छोटा था, बैरम खां के संरक्षण में लड़ा था 1556 में, वो दूसरी पानीपत थी। ये तीसरी पानीपत की लड़ाई है जो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हो रहा था। लेकिन ओवरऑल मराठों की यहां पर हार होती, पराजय होती है। लिख रहा है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अब देखिए शाह आलम प्रथम का काम खत्म हो गया, ये शाह आलम द्वितीय की बात आ गई। ठीक है, शाह आलम द्वितीय की बात
बात करें दोस्तों तो 1759 से लेकर के 1806 तक के गद्दी पर था, और इसी के समय में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई है 1764 में, जो संयुक्त सेना बनकर लड़ी गई थी वो वाली लड़ाई, ठीक है। तो उसको याद रखेगा, ये भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे हरा दिया था। अच्छा, अंग्रेजों की तरफ से बक्सर की लड़ाई कौन लड़ रहा था? अगर परीक्षा में यह प्रश्न आए तो क्या बताएंगे? हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी 1764 में पार्टिसिपेट कितने लोग किए थे? 3 लोग। एक मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, उसको गद्दी से उतार दिया गया था, एक चीज। दूसरा था शुजाउद्दौला, वो अवध का नवाब था। तीसरा था शाह आलम द्वितीय, ये मुगलों का जो है नवाब था, ठीक है। ये 3 लोग मिलकर लड़े थे। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से था, लेकिन बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हो जाती है, और इसकी वजह से 3-4 घटनाएं घटती हैं। याद रखिए, इस लड़ाई के बाद संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। क्या नाम है? इलाहाबाद की संधि होती है, और ये इलाहाबाद की संधि 1765 में की जाती 2 लोगों के साथ। एक तो शाह आलम द्वितीय के साथ किया जाता है 12 अगस्त 1765 को, एक 16 अगस्त को किया जाता है शुजाउद्दौला के साथ। दोनों के साथ संधि करके छोड़ दिया जाता है। और एक घटना और हुई है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाता है। कि यहां कहां की? बंगाल, बिहार, ठीक है, और उड़ीसा, ये 3 जगह की दीवानी किसको मिल गई? अंग्रेजों को मिल गई। और दीवानी मिलना मतलब अब धीरे धीरे प्रशासन में इंटर करना यहीं से शुरू कर दिए थे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर की लड़ाई ये अंग्रेजों को एक वास्तविक रूपरेखा तैयार करके दे दी, ठीक है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज उतना एक्टिव नहीं हुए थे, लेकिन बक्सर की जब लड़ाई हुआ तो उसको जीतने के बाद अंग्रेज अब क्या हो गए? प्रशासन में एंट्री करना शुरू कर दिए थे। तो ये लड़ाई उनके लिए बड़ा वास्तविक साबित हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है बहादुर शाह द्वितीय। देखिए, मैं आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी बातें आपके दिमाग में डाल दूं। बिना वजह की बातें डालूंगा ना तो आपका दिमाग हो जाएगा हैंग। क्यों? आपको एक विषय नहीं पढ़ना है, आपको इन 3 महीनों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अलावा आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और पढ़ना है पॉलिटी, और पढ़ना है इकोनॉमिक्स। मोटा मोटा देखा जाए तो 10 विषय पढ़ने हैं, 10 विषय। और आपके पास दिन कितना है? केवल 60 दिन का समय है, क्योंकि बाकी 20 दिनों तक मैं आपके साथ सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, वो सारा मेहनत मैं करूंगा। भाई ये तो आपको देखना होगा ना कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो क्या आप टेस्ट पेपर दिया जा सकता है, तो वो मैं देखने के लिए यहां पे कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, बहादुर शाह द्वितीय की बात करूं तो इसी के समय में ये आखिरी वाला शासक था, इसको बहादुर शाह जफर भी बोलते थे। पूरा नाम था बहादुर शाह जफर, याद रखेगा, 1837 से लेकर 1862 तक, ठीक है। ये अंतिम मुगल शासक था, और जफर इसका उपनाम था। ये कविता खूब लिखता था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कविता लिखता था, शायरी करता था, और ये इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई है। कभी कभी एक प्रश्न और भी पूछ देता है कि 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के काल में हुई है, तो याद रखिएगा ये लॉर्ड कैनिंग आ गया था, ठीक है, कैनिंग आ गया था। कई लोग गलती से क्या करते हैं? लॉर्ड डलहौजी करते हैं। नहीं दोस्तों, डलहौजी चला गया था, उसका समय समाप्त हो गया था। यहां पर उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। तो यहां पर 1-2 प्रश्न और भी बनते हैं, जैसे लॉर्ड कैनिंग, याद रखेगा 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल को जीजे लिख देता हूं, गवर्नर जनरल, ठीक है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो याद रखिए ये भी लॉर्ड कैनिंग था। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था, और 1858 1 नवंबर 1858 को कंपनी के शासन जो है भारत से समाप्त कर दिया गया, और अब जो है ब्रिटिश सम्राट या जो भी वहां की रानी थी उनका शासन यहां पर स्टार्ट हो गया। तो अब इसको वायसराय बना दिया गया। कैनिंग को ही क्या बना दिया गया? भारत में वायसराय बना दिया गया। इसीलिए कहा जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या बताएंगे? कैनिंग था। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो क्या बताएंगे? कैनिंग ही था, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज अगर आप होते हैं तो आप गड़बड़ी आपकी है, ठीक है, इसको ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर मैं बात करूं एक प्रश्न और, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए कितने तरह के प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, इसीलिए आप कंफ्यूज होते हैं। अगर कभी पूछे, देखिए 2 प्रश्न था, एक था बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, एक था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर चीजें आपको ध्यान देनी है। तो याद रखिए यहां पर वारेन हेस्टिंग का नाम आता है, ठीक है। और जब आप भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वहां पर विलियम बेंटिक की बात आती है, ठीक है। तो सभी अभी आगे आपको पढ़ाए जाएंगे। पता है कि स्पेशल ये इस वाली
क्लास के बाद एक स्पेशल क्लास में ला रहा हूं जिसमें संपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में बताऊंगा, यानी पहले नंबर से लेकर के एक वीडियो में जितने भी गवर्नर जनरल बनाए गए हैं, खाली नाम नहीं, नाम, उनका समय और उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये घटनाएं क्यों घटी, वो मैं एकदम शुरू करूंगा कहां से, जहां से कहानी शुरू होती है क्लाइव के पास से शुरू करूंगा और जान लीजिए कि एकदम अंतिम तक जाऊंगा। लॉर्ड माउंटबेटन, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया ना, उतनी वहां तक जाऊंगा और सिर्फ एक वीडियो में आपको पढ़ा के दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत मजेदार वीडियो होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। लिख रहा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिख रहा वास्को डी गामा, अच्छा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया, तो यहां पर भी दो बातें आपको ध्यान देना है कि भारत में सबसे पहले आप समझ जाइए कि क्या था। दोस्तों, कहा जाता है भारत की खोज हुई थी, भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, उसका नाम था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है भारत के कालीकट में पहुंचा था। इस समय कालीकट का नाम क्या हो गया है, कोझिकोड हो गया, इसीलिए आपको सुनने के लिए नहीं मिलता है। कालीकट को अभी हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं, उस समय कालीकट के नाम से जाना जाता था। वहां का जो शासक था उसका नाम था जमोरिन, क्या नाम था, जमोरिन। जमोरिन ने इसका खूब स्वागत भी किया था, ठीक है। और ये अपने मन से नहीं आया था, जब ये अफ्रीका से टर्न करके भारत की ओर बढ़ा तो रास्ते में इसको एक नाविक मिला, उस नाविक का नाम था अब्दुल मनिक। क्या नाम था, अब्दुल मनिक था। अब्दुल मनिक ने जो है इसको भारत लेकर आया है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, अब्दुल मनिक नाम था, ठीक है। तो उसकी सहायता से आता, देखिए वही सारी बातें लिख रहा है कि वास्को डी गामा 20 मई, यहां पर ही गलत है, 20 मई 1498, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज हुई, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिए। जमोरिन नाम का शासक था जिसने उसका स्वागत किया था। अब्दुल मनिक गुजरात का एक नाविक था, वही इसको लिवा करके भारत की तरफ आया था, ठीक है। अब बात आती है यूरोपियों का आगमन, क्योंकि यूरोप एक जो है आप कह सकते हैं महाद्वीप है, अभी भी तब भी था, ठीक है। उसमें बहुत सारे देश थे, तो लगभग सभी लोगों का रुख था भारत की तरफ। तो सबसे पहले कौन आया है, तो याद रखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। सबसे पहले कौन आया है, पुर्तगाली आए हैं, तो याद रखिए पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया है, डच आया है, ठीक है, डच आए हैं। उसके बाद कौन आया है, अंग्रेज आए हैं, ठीक है, PDA, अंग्रेज आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आया, फिर डी है, तो याद रखिएगा डेनमार्क से डेन आए थे, ठीक है, PDADF, F माने हो जाता है फ्रांसीसी। तो ये उनका आने का क्रम है, ठीक है, याद रखिएगा ये उनके आने का पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब परीक्षा में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है भाई, कभी इनका क्रम सेट करने के लिए दे सकता है, ठीक है, कभी पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली आए थे, सबसे अंतिम में कौन आया था, फ्रांसीसी आए थे, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। या एक प्रश्न और टिपिकल बन जाता है जब कभी ये कह दे कि कंपनियों के हिसाब से, ठीक है, तो भाई सब लोग आए थे भारत में व्यापार करने, तो व्यापार करने आना, देखो एक होता है व्यापार करने आना, एक होता है कंपनी स्टेब्लिश करना। अगर आने का क्रम पूछे कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद, तो क्रम आपका ये बनता है। लेकिन अगर कंपनी पूछे तो हो सकता है ना कि डच पहले आए हो लेकिन कंपनी बाद में बनाए हो सकता है डचों से पहले अंग्रेज अपनी कंपनी बना ली हो, डच वाले बाद में बनाए हो। तो कंपनियों के हिसाब से पूछे तो याद रखिए उसका जो रोल होगा वो ऐसे होगा। सबसे पहले याद रखिए 1498 में जब पुर्तगाली आया था, उसी समय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। 1500 में एक आया, फिर वापस चला गया, फिर सन 1500 में आया, ठीक है, तब जाकर के पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है यहां पर स्टार्टिंग होता है, ठीक है। सन 1600 में पूरे के पूरे 100 साल बाद जाकर के तब अंग्रेज यात्री भारत आए हैं, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप नाम सुनते हैं वो आई है, ठीक है। तो याद रखेगा वो 1600 में आई, फिर इसके बाद डच आ गए, ठीक है। अब देखिए अगर आप आने का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए हैं, ठीक है, और पुर्तगाली के बाद डच आए हैं, ठीक है, पुर्तगाली के बाद डच आए हैं, उसके बाद अंग्रेज आए हैं, ठीक है। ये तो अंग्रेजों के आने का क्रम रहा, लेकिन यहां पर याद रखें डच पहले आने के बाद भी कंपनी के क्रम में तीसरे नंबर पर आते हैं। डचों से पहले अंग्रेजों ने अपनी कंपनी बना लिया था, उसके बाद सन 1616 में डेनिस आ गए, ठीक है, और उसके बाद तब जाकर के 1664 में फ्रांसीसी हैं, और लास्ट में 1731 में स्वीडिश वाले भी आए थे, उनका कोई रोल यहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ा
जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, अब एक एक के बारे में बात करते हैं। पुर्तगालियों की बात में, पुर्तगालियों में दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, एक फ्रांसिस अल्मीडा का नाम याद रखना है, एक अल्बुकर्क का नाम याद रखना है। पहले अल्मीडा, बाद में अल्बुकर्क। दोस्तों अल्मीडा की बात करें, अल्मोड़ा या अल्मीडा कर लो, इसका एक्चुअल नाम था क्या, अल्मीडा। ठीक है, ऐसे लिखना आप अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा करा, अल्मीडा करा। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत आया था। पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, अल्मीडा। ठीक है, अच्छा ये आया। इसके ठीक बाद दोस्तों अल्फांसो द अल्बुकर्क आया। कौन आया, अल्फांसो, अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये 1509 में भारत आया और ये दूसरा वायसराय बनकर आया था। लेकिन याद रखिए इसने क्या किया, गोवा का एक शासक था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, याद रखेगा, ये बीजापुर गोवा सब देखता था, उसको हरा करके अल्बुकर्क ने एक वास्तविक साम्राज्य की स्थापना किया जहां पर पुर्तगाली कंपनियों की स्थापना हुई। तो 1510 में याद रखेगा, इसको इंपॉर्टेंट है। करा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित व्यक्तित्व। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हैं जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ना, पढ़ना है कि नहीं। अभी तक जितनी बातें बताई गई वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में वर्दी पाना चाहते हैं तो एक बात ठान लीजिए कि नितिन सर जो बता रहे हैं आपको वो चीजें पढ़नी है, क्योंकि हो सकता है आपको मार्केट में किसी और तरह से चीजें मिल रही हो, लेकिन यहां पर आपको मेरे तरीके से पढ़ना है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। दोस्तों एक एक पीडीएफ देने से अच्छा है कि मैं जब आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ा दूं तो हिस्ट्री का पीडीएफ एक साथ दे दूं। क्या दिक्कत है आपको, ताकि आपको भी पढ़ने में आसान रहे। अगर मैं अलग अलग दूंगा तो परेशान आप होंगे यार। आपसे मैं कहा ना कि अपना ध्यान आप पढ़ाई पे रखो, पीडीएफ पे ध्यान मत रखो। वो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे वर्दी दोगे ना, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे वर्दी लाकर दोगे। अगर आप वर्दी लाकर दोगे तो ऐसे पीडीएफ का बहुत कुछ आपको दूंगा। अभी पढ़ा रहा हूं, टेस्ट दे रहा हूं, क्या पीडीएफ नहीं दूंगा, सब दूंगा। लेकिन मैं सोचा कि आपको एक साथ पूरा हिस्ट्री देता हूं कम। अब आपके पास अगर अलग अलग पीडीएफ आप रखोगे, पता चला 20-30, अब मान लो मैं 30 लेक्चर लिया तो आपको 30 पीडीएफ रखना पड़ेगा। और मान लो मैंने 10-10 लेक्चर का एक पीडीएफ बना दिया तो आपके पास केवल 3 पीडीएफ रहेंगे ना, आपको चीजें आसान रहेंगी। एक बार में पूरा हिस्ट्री मिल गया, आप उसी में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पढ़ लिए फटाफट। बोलो मैं सही कर रहा हूं कि आप सोच रहे हो सही? ठीक है, तो जो दिया जाएगा आप उसके लिए टेंशन मत हो, आप खाली आराम से पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, तो याद रखें। अब देखिए ये बहुत गजब गजब के व्यक्ति हैं जिनसे हर साल परीक्षा में कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछते हैं। अगर थोड़ा सा भी पेपर का लेवल अप हुआ ना तो हिस्ट्री में यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो आपको इतना पढ़ा दिया जाए कि कभी दूसरा भी एग्जाम अगर आपको देने का मन हो तो लगे कि नहीं यार हम कमजोर नहीं है, हम बहुत अच्छे लेवल पे स्टडी करके आए। तो देखो वास्को डिगामा के नाम से तो आप सभी वाकिफ हैं। वास्को डिगामा पहला व्यक्ति था जिसने पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। ठीक है, अब्दुल मनिक की सहायता से आया, लेकिन खोज जलमार्ग की उसने किया था। तो ये तो सिंपल है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था दोस्तों, ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था या वायसराय कह सकते हो, वायसराय था। ये पहला पुर्तगाली वायसराय था। जॉन मिल्टन हाक जो था दोस्तों, याद रखिए ये मुगलों के समय में आया हुआ प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था। ठीक है, तो याद रखिए। अच्छा, ब्रिटिश में याद रखिए एक अकबर के यहां पर आया हुआ माना जाता है रॉल्फ फिच। ठीक है, वो भी याद रखेगा। और उससे पहले भी कौन आया था, मिल्टन हाक, याद रखेगा। ठीक है, मिल्टन। कैप्टन हॉकिंस की बात करें दोस्तों तो जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, चार्ल्स का ये जो है दूत था, उसको भी याद रखेगा। गैरोल्ड ऑंगियर, गैरोल्ड ऑंगियर दोस्तों इसको बंबई का वास्तुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंबई का वास्तुकार। ये बंबई को स्थापित किया था, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गैरोल्ड ऑंगियर नाम है। जाब चारनाक की बात करें तो कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जाब चारनाक को। ठीक है, चार्ल्स आयर की बात करें तो इसी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया। ठीक है, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। ठीक है, तो याद रखेगा चार्ल्स आयर। इसी तरह फ्रैंको मार्टिन, वो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। और फ्रांसिस डे, ये मद्रास का संस्थापक था। तो आगे संस्थापक की जब भी बात आती है तो 2-3 लोगों का नाम आता है, एक तो बंबई का गैरोल्ड ऑंगियर, दूसरा कलकत्ता का जाब चारनाक, तीसरा मद्रास का फ्रांसिस डे। इसको याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करा पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी, पुर्तगालियों ने कहां बनाया, कोचीन में बनाया। उसी तरह अंग्रेजों ने कहां बनाया, सूरत में बनाया। तो दोनों का याद रखेगा।
कोचीन में पुर्तगालियों ने बनाया, आए थे कालीकट में, अब कालीकट को कोझिकोड बोलते हैं, उसी के पास में कोची पड़ता है, कोची, उसी के पास में कोचीन था, तो वहां पर पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री बना रखी थी, ठीक है, याद रखेगा। करा डचों ने 1602 में पूर्व से व्यापार करने का निर्णय लिया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। करा कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम नाम का बंदरगाह है, ये पूरब साइड में, पूरब साइड मतलब समझते हैं, अगर ऐसे हम भारत बना लें, ठीक है, तो याद रखिए सूरत यहां पर पड़ता है, यहां अंग्रेजों का क्षेत्र था, कोचीन यहां पर पड़ता है, यहां पर कौन था, पुर्तगाली थे, और मसूलीपट्टनम यहां पड़ता है तो यहां पर डच थे। तो याद रखिए पहली डच फैक्ट्री 1605 में कहां पर लगी थी, कोरोमंडल तट पर लगी थी, वो कहां पर है, पूर्वी साइड में है, तो उसको याद रखेगा मसूलीपट्टनम, ठीक है। करा डच क्या करते थे, ये भारत से किस चीज का व्यापार करते थे, तो याद रखेगा ये भारत से नील का व्यापार करते थे। इसी नील के व्यापार को लेकर के आगे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, आपने चंपारण आंदोलन का नाम सुना होगा, किसका नाम, चंपारण का नाम सुना होगा। ये आंदोलन हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी जी ने किया था चंपारण में जाकर के। चंपारण बिहार में एक जगह है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और महात्मा गांधी जी को लखनऊ से बुलाकर कौन ले गया था, क्या नाम था, राम प्रसाद शुक्ला ना, तो याद रखेगा, ठीक है, वो लिवा के गए हुए थे। तो चंपारण का इशू क्या था, यहां पर अंग्रेजों के द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, ठीक है, तो वो भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसी को बोला जाता है 3 कठिया पद्धति, मतलब 3 कठिया पद्धति में क्या होता है, कुल खेत के 3/20 हिस्से पर क्या करना है, लोगों को नील उगाना आवश्यक था, ठीक है, क्योंकि उस समय रंगों की बड़ी मारा मारी थी और अंग्रेज ये रंग ले जाकर अपने देश में रंगाई का काम करते थे कपड़ों के। तो नील हो गया, सोरा हो गया, सूती वस्त्र हो गया, इन सभी का निर्यात होता था डच कंपनियों के द्वारा, ठीक है। एक युद्ध हुआ दोस्तों, बेदरा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1759 में यह बेदरा की लड़ाई लड़ी गई थी। इसके ठीक पहले आपको याद, ठीक पहले 1739 में आपने सुना होगा नादिर शाह वाली लड़ाई, और 1761 में अहमद शाह अब्दाली, इसी के बीच का ये टाइम पीरियड है 1759, ठीक है। इसके आगे पीछे में एक और भी सुना होगा, 1757 सुना होगा प्लासी का युद्ध, और बाद में सुनेंगे 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो याद रखिए 1759 भी याद रखेगा, इसको बेदरा का युद्ध कहा जाता है। लिख रहा अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया, बहुत भयंकर पराजित किया था, याद रखिए इस युद्ध का नाम क्या था, बेदरा का युद्ध, ठीक है। आगे कह रहा कि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से डचों को 1795 में भारत से बाहर खदेड़ कर भेज दिया, मतलब इनकी पत्ता ही पूरा साफ कर दिया, ठीक है। अगर इनका कोई जोरदार उस समय तक शत्रु था तो कौन था, फ्रांस वाले थे, ठीक है, लेकिन बाद में फ्रांसीसियों को भी दबा दिया गया। पुर्तगाली थे, उनके साथ तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया गया, अरे वही सब तो बंबई इनको दहेज पे दिए थे अंग्रेजों को, ठीक है, केवल 10 पाउंड पे, 10 पाउंड मतलब समझते हैं 1000 रुपया में पूरी बंबई मिल गई। कहां बात कर रहे हैं सर, सच में, हाँ, ठीक है। शादी देखो ना, रानी कैथरीन की शादी हुई थी भाई, मामूली बात थोड़े। चलो आगे देखो दोस्तों, आगे कह रहा है कि अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहां पर लगी थी, पहले बताया सूरत में लगी थी। अंग्रेजों ने सबसे पहली कोठी, देखिए पुर्तगालियों ने कहां बनाया, पुर्तगालियों ने बनाया कोचीन में, ठीक है, डचों ने बनाया मसूलीपट्टनम में, और अंग्रेजों ने बनाया कहां पर, सूरत में बनाया। याद रखे 1608 में यह फैक्ट्री खोली गई थी। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना किया था, इनका भी नाम याद रखेगा, ठीक है। और फ्रांसिस जो पढ़े थे दोस्तों डे, वो याद रखेगा, उन्होंने क्या किया था, मद्रास की स्थापना किया था। करा डेनमार्क वासियों का आगमन भारत में सन 1616 में हुआ है। 1620 में तमिलनाडु के ट्रांकेबार क्षेत्र में डेनमार्क वालों ने क्या किया, अपना केंद्र खोला था। डचों ने मसूलीपट्टनम में और डेनमार्क वालों ने कहां खोला था, ट्रांकेबार में, तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आगमन की बात करें तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश बोले तो डेनमार्क वाले, और लास्ट में फ्रांसीसी, ठीक है, तो उसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष, यानी विदेश में से जो आए हुए व्यक्ति थे ना, सबसे पहले उन्होंने आपस में लड़ाई किया, बाद में भारतीयों से लड़ना शुरू किया, ठीक है। तो याद रखेगा ब्रिटिश फ्रेंच, यानी फ्रेंच माने फ्रांसीसी, यानी ब्रिटेन मतलब कि इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच में कौन कौन से संघर्ष हुए हैं, तो इसमें कुल 3 लड़ाई देखने को मिलती है, जो कर्नाटक में लड़ी गई थी, इसलिए इसको कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट कैनेटिक वार जो था दोस्तों, याद रखिए 1745 से 48 में हुआ है, सबसे पहले। उस समय ना तो हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था, ना बक्सर हुआ था, प्लासी तो आपका 1757 में हुआ ना, उसके भी 10 साल पहले की घटना है। 1745 से 1748 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है। दोस्तों ये ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के वहां लड़ाई चल रही थी विदेश में, ठीक है, ये दोनों देश भिड़ रहे थे, तो ये भारत में भी भिड़ गए।
वहां पर लड़ाई चल रही थी तो यहां भी लड़ाई चलने लगी, ठीक है, याद रखिएगा। बाद में एक्सला-सैपल संधि के तहत दोस्तों यहां पर क्या किया गया, जो है लड़ाई किसी तरह से शांत कराई गई 1748 में, ठीक है, तब जाकर के युद्ध समाप्त हुआ। तो परीक्षा में यह भी पूछता है कि कब हुआ कैनेटिक वार, तो 1745 से लेकर 1748 तक चला है। किसके किसके बीच में चला है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चला है। कैसे समाप्त हुआ, तो याद रखेगा एक्सला-सैपल संधि हुआ, उससे समाप्त हुआ। किस जो है अच्छा किससे देश से हुआ रहा था वो तो पता चलेगा। किस कारण हुआ, तो याद रखिए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर के जो विदेशों में लड़ाई हो रही थी उसका प्रभाव यहां पड़ा, तो यहां भी लड़ाई हो गई, ठीक है। जो सेकंड कैनेटिक वार था दोस्तों, ये अभी एक्सला-सैपल संधि खत्म मतलब हुई कि उसके ठीक बाद अच्छा देखिए 1745 से 48 तक लड़ाई हुई, 48 में ही एक्सला-सैपल संधि हुई और 48 के बाद 49 आएगा ना, 49 आया कि फिर से लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। तो याद रखेगा फिर से यहां लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, इसको सेकंड कैनेटिक वार बोलते हैं। 1749 से लेकर 1754 तक ये लगातार चलता रहा। अभी भी आपका प्लासी का युद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। यहां पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले रहता, उसकी बहुत जबरदस्त हार होती है। हालांकि डुप्ले बड़ा मजबूत व्यक्ति था, लेकिन क्या किस्मत ऐसी थी कि सेकंड कैनेटिक वार में इसको हार खाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद उसकी जगह पर गोडहू को भेजा गया, ये अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आता है। पांडिचेरी की संधि होती है, तब जाकर के 1755 में भी संधि होती है, तब जाकर के मामला रफा दफा होता है। रफा दफा का क्या फायदा, तृतीय कैनेटिक वार जो थर्ड कैनेटिक वार है वो होने वाला है 1756। यार लाइन से लड़ाई है, 54 तक चला, 55 में संधि हुआ पांडिचेरी का, 56 में फिर लड़ाई हो गया, ठीक है। यानी अब एकदम डन था कि यार फ्रांसीसियों को भारत से भागना ही था, ठीक है, इस वजह से लड़ाई पे लड़ाई चल रहा था। तो लिख रहा है 1756 से लेकर 63 तक। तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर 1756 के ठीक बाद 1757 में आपका प्लासी का युद्ध होने वाला है और इधर 1763 के बाद आपका 64 में क्या होने वाला, बक्सर का युद्ध होने वाला है। तो उसके ठीक पहले तक जो है ये कैनेटिक वार चल रहा था। लिख रहा है ये 1756 में शुरू हुआ, ये सप्तवर्षीय युद्ध था, 7 साल तक ये लड़ाई लड़ी गई और अंत में पेरिस की संधि से ये लड़ाई समाप्त हुआ। पेरिस कहां पड़ता है, ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं पर एफिल टावर है, ये सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। एफिल टावर या आप कह सकते हैं जो पेरिस है वहां से सीन नदी गुजरती है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है अच्छा इस लड़ाई को लड़ने के बाद इसी बीच में एक और लड़ाई लड़ी गई, वांडीवास का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई है सर आयरकूट के नेतृत्व में, जहां पर फ्रांसीसियों की बहुत बुरी तरह पराजित हुई है, भयंकर पराजय हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था फ्रांसीसी सेना का, तो काउंट लाली कर रहा था, वहां पर भी हार होता है। 1761 में पांडिचेरी की फ्रांसीसियों से छीन लिया गया और उसके बाद जो दोस्तों आपने देखा 64 में वो तो पेरिस की संधि से मामला समाप्त किया गया। इतनी बुरी हार हो चुकी थी फ्रांसीसियों की, मतलब अब इनका पत्ता यहां से साफ हो गया। अच्छा अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ और देख लेते हैं। दोस्तों याद रखेगा 1599 में सबसे पहले मिल्डन हाक नाम का एक अंग्रेजी यात्री भारत आया था, ठीक है, और ये समय किसका चल रहा था, तो अकबर का चल रहा था। अभी अकबर मरेगा कब, 1605 में, ठीक है। तो इसको याद रखेगा थल मार्ग से आने वाला, यानी अब ये जल मार्ग से आया हुआ नहीं था, ये थल मार्ग से भारत आया हुआ पहला यूरोपीय व्यक्ति माना जाता है। इस वजह से और चर्चा में बनता है। यूरोपीय मतलब पुर्तगाली छोड़िए, ये पहला यूरोपीय व्यक्ति है, उस पूरे यूरोप से आया हुआ पहला व्यक्ति जो स्थल मार्ग से चलता चलता चला आया, कहां तक, भारत तक चला आया था, ठीक है। इसको याद रखेगा। आगे देखिए दे रहा है, कह रहा है कि 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो है वो सूरत पहुंचा, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस सूरत ही इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। और ये आ गया जहांगीर के राज दरबार में। क्यों, 1608 तक में मृत्यु हो गई थी अकबर की, अब तो जहांगीर आ गया था ना। जहांगीर अकबर का पुत्र था जिसके बचपन का नाम सलीम था, ठीक है। सलीम की प्राप्ति अकबर को बड़ा मेहनत के बाद हुआ था, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती थे, उनके आशीर्वाद के बाद ये पैदल चल के गया हुआ था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, तब जाकर इसे बच्चा हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये कैप्टन हॉकिंस उसी जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर उससे बहुत खुश हुआ, ठीक है। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपने यहां रख करके उसको 400 का मनसब दे दिया, ठीक है। इससे क्या होता, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो उसको यहीं पर
रोक दिया, इसको यहीं जागीर दे दिया, यहीं पर रख लिया। ठीक है, आगे देखिए, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस आए हुए थे और बाद में टॉमस रो भी आया। ठीक है, क्यों? अरे जब आया कैप्टन हॉकिंस आए, रुक गया, तो बाद में टॉमस रो आता है 1615 में। तो दोनों का सन भी याद रखेगा, परीक्षा में आता है। लिख रहा है बंबई का गवर्नर कौन था, तो याद रखेगा गेराल्ड आंगियार था। इसको बंबई का संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है गेराल्ड आंगियार को। और दोस्तों, बंबई में टकसाल की स्थापना भी किसने कराया था? इसी ने कराया था। टकसाल वह स्थान होता है जहां से मुद्रण का कार्य होता है, सिक्के बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं, तो उसका काम किया था। ठीक है, आगे देखिए, 1761 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह, इंग्लैंड का सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, ठीक है, मेओ कैथरीन, उसके साथ इनका विवाह हो जाता है। और उसी में पुर्तगाली जो थे उन्होंने क्या कर दिया, बंबई दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया, केवल 10 पाउंड में। 10 पाउंड मतलब 1000 रुपया लगभग होगा। ठीक है, तो उतने में वार्षिक किराए पर इनको क्या दे दिया, इनको अंग्रेजों को सौंप दिया। लिख रहा 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, ठीक है, आने के बाद 100 साल तक तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधा सीधा व्यापार का कार्य ही किया, लेकिन उसके बाद लास्ट में, ठीक है, 1698 में जाकर के दोस्तों याद रखिएगा, सूतानाती या सूतानती बोला जाता है, कालीकाता, कालीकाटा दोस्तों एक कालीकट की बात नहीं कर रहे, कलकत्ता में है कालीकाता, ठीक है, और गोविंदपुर, उसकी जमींदारी जो है ये अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। 1200 रुपया भुगतान करके ये अंग्रेजों को मिल गया और यहीं पर अंग्रेजों ने क्या बनाया है, फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शुरुआत में फोर्ट विलियम में जो है ट्रेनिंग दिया जाता था, बाद में यहां पर स्कूल भी खोल दिया गया। जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनके पुत्र यहां पर पढ़ते थे और रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। जो पहला सुप्रीम कोर्ट भी बना है वो भी 1773 में कहां पर बना है, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत कहां बनाया गया है, आपके कलकत्ता में ही बनाया गया था। ठीक है, तो उसको याद रखेगा। इस नगर, ये जो कलकत्ता नगर बना, इस नगर को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो जॉब चारनाक का रहा है, तो उसको भी याद रखेगा। ओंगियार ने बंबई को बसाया, फ्रांसिस ड्रे ने मद्रास को बसाया और जॉब चारनाक ने कलकत्ता को बसाया था। इतनी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव क्या पड़ा, तो उसको याद रखिए दोस्तों। अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंग का, हेस्टिंग खाली मत पड़ेगा, यहां पर एक शब्द लगाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग की बात करें तो लिख रहा वारेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर भू राजस्व की वसूली के लिए फॉर्मिन सिस्टम, जिसको इजारेदारी प्रथा कहा जाता था, उसकी शुरुआत यहां पर थोड़ा दिक्कत हो रहा था, चलिए कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जा रही है आजकल, आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन सच बताऊं तो पहले की अपेक्षा बहुत मेहनत की जा रही है और बराबर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। जो सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिलना चाहिए अभी वो नहीं मिल पा रहा है, मिल रहा है ऐसा नहीं है। और हम लोग कर्म करने वाले लोग हैं, ज़्यादा चिंता उनता नहीं करते हैं, मेहनत पर भरोसा रखते हैं। मेहनत करेंगे तो आज यूट्यूब यहाँ तक पहुँचा है, कल को हमारा पेड प्रोग्राम भी अच्छा चलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा एडमिशन्स वगैरह उतने खास नहीं हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है ना, आप लोगों को तो अच्छा लग ही रहा होगा। ठीक है, चलिए सुनिए। तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग ने ये द्वैध शासन समाप्त कर दिया। ये द्वैध शासन चल क्यों रहा था, कब से चल रहा था, कैसे समाप्त हो गया अचानक से, दोस्तों याद रखिए। यहां पर कहानी कुछ ऐसी बनती है कि 1757 में तो क्लाइव था, ठीक है, उसने तो ऐसे ही लड़ाई जीत लिया था बंगाल की। 1764 वाली लड़ाई जीतने के बाद जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई तो याद रखिए फिर से क्लाइव को भारत भेजा गया कि जाओ भारत संभालो। तो आने के बाद द्वैध शासन उसने शुरू कर दिया था। ठीक है, और यहां पर जब वारेन हेस्टिंग आ जाता है प्रॉपर गवर्नर जनरल बनकर के, अभी गवर्नर जनरल नहीं, अभी गवर्नर है, तो गवर्नर बनकर जब आ जाता है तो तुरंत आने के बाद पहले द्वैध व्यवस्था को समाप्त करता है और यहां पर फार्मिंग सिस्टम यानी इजारेदारी प्रथा शुरू करता है। बात आती है इजारेदारी प्रथा होती क्या है। इजारेदारी प्रथा में होता था, मान लो एक गांव है, एक गांव में 100 लोग रहते हैं, तो अब वहां पर भू राजस्व कैसे वसूला जाए, तो वहां पर बोली लगती थी, लोग बताते थे, बोली लगती थी कि कितना रुपया आप इस गांव वाले से वसूल के दे सकते हैं। किसी ने कहा साहब हम 500 रुपया दे सकते हैं, किसी ने कहा हम 600 दे सकते हैं, किसी ने कहा हम 800 दे सकते हैं, किसी ने कहा हम 1000 दे सकते हैं, किसी ने कहा हम 1200 दे सकते
सकते हैं। 1200 के ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा 1200 वाले को यहाँ की जमींदारी दे दो, ठीक है। अब 1200 वाला क्या करेगा, उसको तो 1200 देना है, अब 1200 से ज्यादा लेना है उसको किसानों से। क्यों? अरे 1200 का लेगा, 1200 देगा तो उसको क्या बचेगा, हाँ, उसको अपना भी तो रखना है। अब वो क्या करता है, किसानों की चमड़ी उधेड़ देता है मार मार के। क्यों? भू राजस्व वसूलने के लिए। तो अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था। क्यों? उनको पैसे से मतलब था, वो पैसा उनको मिल रहा था। तो वही लिख रहा है कि फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे दी जाती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था, उसी को सबसे ज्यादा जो है दिया जाता था क्षेत्र। अच्छा, वारेन हेस्टिंग के समय में तो दोस्तों आपको पता होगा। अच्छा, उसके समय में क्या क्या हुआ ये मैं गवर्नर जनरल वाला जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे जरा आप कि वारेन हेस्टिंग के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट में भारत को कैसे रेगुलेट किया जाए उसके बारे में यहां पर बताया गया है। वारेन हेस्टिंग के ठीक बाद आ गया कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों इसको सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा लाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, ठीक है। इसके अलावा भारत में अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने किया है, तो याद रखें लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस दो कारण से लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद किया जाता है। लिख रहा है गवर्नर जनरल बनने के बाद एक 10 साला बंदोबस्ती लागू किया, जिसे आगे चल के 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती या इस्तमरारी में परिवर्तित कर दिया गया। अस्थाई बंदोबस्ती के अंतर्गत दोस्तों ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र तो नहीं कह सकते क्योंकि सबसे बड़ा महालवाड़ी में आता था। यहां पर लगभग 19-20% का क्षेत्र आता था और खास करके जो अंग्रेजों का हिस्सा था वो पूरा हिस्सा इसी के अंतर्गत आता था। भाई अंग्रेज उस समय कहां का थे, पूरे भारत में तो आ नहीं गए थे। अभी तो 1793 चल रहा है ना, अभी पूरे भारत में अंग्रेज नहीं है। अभी कलकत्ता साइड उनकी पकड़ है, बंगाल बिहार उड़ीसा साइड तो उधर ही साइड जाता था। बंगाल बिहार उड़ीसा यानी जो क्षेत्र उनके अंतर्गत था वहां पर उन्होंने ये व्यवस्था लगा दिया। बंगाल बिहार उड़ीसा, और ये बिहार से सटा हुआ ही वाराणसी था तो इसको भी याद रखेगा। और जो उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र था जहां पर उन्होंने एंट्री किया था तो वाला क्षेत्र, ठीक है, ये जगह थे जहां पर उन्होंने अस्थाई बंदोबस्ती को लागू किया था। तो मतलब जितना उनका हिस्सा था उसमें लगभग ज्यादा परसेंटेज था जहां पे इन्होंने लागू कर दिया था। लिख रहा अस्थाई बंदोबस्ती के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली का अधिकार जमींदारों को दिया गया, जिसमें उनका हिस्सा 1/10 या 1/11 हुआ करता था। बाकी क्या होगा, मान लीजिए 1/10 उनको मिल गया तो बाकी 9/10 कंपनी में लाकर उनको जमा कराना पड़ता था। यहां बोली लगाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्यों? अरे बोली लगाने में बड़ा नुकसान हो जाता था, लोग जो है ज्यादा बोली लगा देते थे और मान लीजिए उपज उतना नहीं हुआ तो मार मार के वसूलते थे, तो ऐसा होता था। कॉर्नवालिस के समय में जब अस्थाई बंदोबस्ती आ गया तो फिक्स हो गया कि यार जमींदार हमको इतना दे दें, ठीक है, या जितना आ रहा है उसका इतना रख लें, इतना हमको दे दें। एक साफ साफ व्यवस्था हो गई। लिख रहा 1792 में ही एक ट्रायल के रूप में, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मैंने बताया था र से रैयत और र से क्या हो जाएगा आपका थॉमस मुनरो, ठीक है, मुनरो र से रैयत, ठीक है। तो याद रखेगा थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों लोगों ने मिलकर के रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले दक्षिण भारत में स्टार्ट किया गया। तो मद्रास में, याद रखें मद्रास, अब उनको बंबई भी मिल चुका था, बंबई और जो कुर्ग वगैरह के हिस्से थे वहां पर भी इसको लागू कर दिया गया। तो ये कुल ब्रिटिश भारत में 51% हिस्सों पर इसको स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी को। उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था थी दोस्तों, वो भारत के कुल 30% क्षेत्र पर ही लागू हुआ और इसको सर्वप्रथम 1819 में हाल्ट मैकेंजी, म से महालवाड़ी और म से मैकेंजी, ठीक है, तो महालवाड़ी को व्यवस्था को मैकेंजी ने लाया था, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों व्यवस्थाओं से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते रहते हैं और इस बार भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न इसी के आसपास बनेंगे, यहां से बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। अच्छा, इसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से बता ही देता हूं आपको दोस्तों। इसके बारे में मैंने फिलहाल बताया था आपको, बंगाल के उदय के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं और कर लेता हूं डिटेल से। लिख रहा है कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी कब बनाई थी? 1651 में। ऐसे देखा जाए तो 1608 में दोस्तों सूरत में इनकी कोठी बन गई थी, लेकिन बंगाल में इनकी कोठी 1651 में बनी और ये शाह शुजा उस समय मुगल बादशाह था, उससे अनुमति लेकर के बनाई गई थी, शाह शुजा से अनुमति लेकर के बनाई गई थी। लिख रहा है कि मुर्शीद कुली खां ये जो था ये बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता। मुर्शीद
कुली खान, ठीक है, याद रखेगा। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी जो ढाका थी, उस समय बांग्लादेश नहीं था, उस समय बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में मिला हुआ था, तो याद रखिए उसने अपनी राजधानी ढाका से उठाकर कहां शिफ्ट कर दिया, मुर्शिदाबाद। तो इसका नाम भी क्या था, मुर्शिद कुली खान। अपने नाम पर इसने नया जगह का नाम बनाया मुर्शिदाबाद, वहां जाकर अपनी राजधानी शिफ्ट कर लिया, ठीक है। करा मुर्शिद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा का शुभारंभ किया, जहां पर इसने किसानों से अग्रिम टैक्स लेना भी शुरू किया। किसने, मुर्शिद कुली खान, जो पहला स्वतंत्र नवाब था बंगाल का, उसने, ठीक है। आगे करा इजारेदारी प्रथा यानी ठेकेदारी प्रथा को इजारेदारी कहा जाता है, उसको याद रखेगा। करा मुर्शिद कुली खान के पश्चात उसका दामाद, जिसका नाम था सुजाउद्दीन, ठीक है, वह एक अयोग्य शासक था, वो गद्दी पर बैठता है। सुजाउद्दीन दामाद है, मुर्शिद कुली खान का दामाद है सुजाउद्दीन, ठीक है, वो गद्दी पर बैठता है, ठीक है। करा सुजाउद्दीन के पश्चात सरफराज खान, ये भी बंगाल का नवाब बनता है बहुत कम समय के लिए, याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों बिहार का एक सूबेदार है अलीवर्दी खां, ठीक है, क्या नाम है, अलीवर्दी खां। 1740 में गिरिया के युद्ध में दोस्तों सरफराज खां को मार करके बंगाल का नवाब कौन बन बैठा, अलीवर्दी खां, जो कि एक छोटा सा व्यक्ति था, सूबेदार था बिहार का, उसने बंगाल के नवाब को हरा करके बंगाल अपने अधीन कर लिया। ये वही अलीवर्दी खां है जिसने डायलॉग दिया था कि अंग्रेजों के साथ प्यार से रहोगे तो वे हमें शहद देंगे, अगर उनसे बदमाशी करोगे तो जो है अपने जो है क्या कर देंगे, मार देंगे, ठीक है। तो उसको याद रखेगा, ये वही बोला था। लेकिन हाँ एक बात है, अलीवर्दी खां के समय में बंगाल में इतना विकास के कार्य हुए कि उसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, ये एक फायदा था, ठीक है। अलीवर्दी खां के आने के बाद बंगाल में ये फायदा कि बहुत समृद्धशाली बन गया बंगाल, ठीक है। वही लिख रहा है कि अगर इन्हें न छेड़ा जाए तो साथ देंगी, अगर छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर मार डालेंगी। कौन, ये अंग्रेजों के संबंध में कहा, ठीक है। अच्छा एक बार और गट्स देखिएगा, कहा कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सिराजुद्दौला उसका अधिकारी बन गया, दामाद ही था, ठीक है। अलीवर्दी खां का दामाद आ जाएगा बाद में। एक चीज और याद रखिएगा, इसके बारे में पूछता है, इसने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया था। गजब, उस समय मुगलों का बड़ा प्रभाव हुआ करता था, तो इसने मुगलों को टैक्स देने से मना कर दिया, जो नहीं देंगे टैक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जोश था, याद रखिए। अलीवर्दी खां ने अपने शासकों में, ठीक है, मुगलों को कर देना बंद कर दिया था, उसको याद रखेगा, ठीक है। आगे लिख रहा है कि सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 100, अच्छा इसके बाद जब उसका दामाद बन गया दोस्तों, तो याद रखेगा 20 जून 1756 में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। उस छोटे कमरे को काल कोठरी का नाम दिया जाता है। वहां से दोस्तों अंतिम समय में 23 व्यक्ति निकल करके भाग जाते हैं, मतलब बच जाते हैं जिंदा, जिसमें से एक का नाम था हालवेल। वो हालवेल करके यह सूचना लॉर्ड क्लाइव को दे देता है, और लॉर्ड क्लाइव जो कि उस समय दक्षिण भारत की तरफ रहता है, वो अपना रुख कर देता है कहां, याद रखे बंगाल की तरफ। 300 की सेना लेकर के वो आ जाता है लड़ाई करने के लिए। यहां पर प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में, ठीक है। इसमें अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव होता है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह लड़ाई लड़ा गया। हालांकि यहां पर जो सेनापति था मीर जाफर, उसने पूरी तरह से धोखा दिया, यानी लड़ाई के समय में सैनिकों को ऑर्डर ही नहीं दिया। उसके बावजूद भी यहां पर सिराजुद्दौला को मानने वाले भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। धोखाधड़ी तो हुआ ही उसके साथ, लेकिन मानने वाले भी लोग थे। करा प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान, इनके नेतृत्व में एक छोटी सी सेना ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, लेकिन उस लड़ाई में ना तो सिराजुद्दौला बचा, ना ही मीर मदान बचा, और ना ही मोहनलाल जी बचे। इन सभी लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया, ठीक है। और बदले में मीर जाफर को गद्दी पकड़ा दिया, बिहार का नवाब बना दिया, लेकिन वह एक कठपुतली राजा के रूप में ही अपने गद्दी पर बैठा रहा। वो लालची व्यक्ति था, तो याद रखेगा। कर मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी जो थी वो भी सौंप दी। अभी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, 24 परगना की जमींदारी बची हुई थी, उसको भी ले जाकर मीर जाफर ने किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके जब देखा कि मीर जाफर एक अयोग्य व्यक्ति है, तो 1760 में मीर जाफर को गद्दी से हटा करके उसके ही दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम जब गद्दी पर आया तो अलीवर्दी खां के बाद, अलीवर्दी खां के समय को कहा जाता है बंगाल का स्वर्ग बन गया था। बंगाल भारत का जो है स्वर्ग बन चुका था अलीवर्दी खां के समय, वही जो बिहार का सूबेदार था, ठीक है। तो याद रखेगा
उसके बाद अगर कोई बेहतरीन नवाब आया है तो कौन है? मीर कासिम है। ठीक है, मीर कासिम ने खूब विकास के कार्य किए। अच्छा, इसने भी अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया। जो ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद आ गई थी, मुर्शीद कुली खान ने किया था, वो राजधानी मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके लेके चला गया मुंगेर। कौन? याद रखे, मीर कासिम मुंगेर लेके चला गया। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसके बाद है दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि गद्दी से मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को यहां पर नवाब बनाया जाता है। इसी से कुपित होकर के मीर कासिम मदद मांगने चला जाता है। कहां पर? शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो मुगल नवाब रहते हैं, उनको सबको लेकर के संयुक्त सेना बनती है। 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, लेकिन यहां भी हार होती है और इसके बाद जो है एक बड़ा क्षेत्र जो है इनके पास मिल जाता है। ठीक है, करा बंगाल में द्वैत शासन जो है वो 1765 लड़ाई के ठीक बाद से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है। द्वैत शासन माने दोहरा शासन, यानी वहां पर बंगाल के नवाब का भी शासन होगा और अंग्रेजों का भी शासन होगा। ठीक है, दोनों की बातें तो याद रखेगा। 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, जबकि 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। ठीक है, लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर, आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें। इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए। ठीक है, बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए। उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।